दोस्तों, आदिल खान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफी दिनों से मुझे ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो स्टूडेंट वीजे का प्रोसेस है यूके में वो समझा दिया जाए। खासकर हमारे उन दोस्त अहबाब की जानिब से जो कि यूके पीजीसी करने जाना चाहते हैं, उनकी तरफ से काफी डिमांड थी। माजरत के साथ थोड़ा सा लेट हो गया मसरूफियत की बिना पर, लेकिन आज ये है कि मैं वीडियो पूरे उस प्रोसेस के ऊपर बना रहा हूँ, यूके के स्टूडेंट प्रोसेस के ऊपर। और ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ पीजीसी वालों के या टीचर हजरात के लिए नहीं है। ये एक जनरल प्रोसेस है जो हर एक को करना होता है। ठीक है ना। इसके अंदर एक आध स्टेप आपके सब्जेक्ट के हवाले से चेंज हो सकता है। जैसा कि अगर आप रिसर्च के प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आपके लिए एक स्टेप ये बढ़ सकता है कि आपने अपना प्रपोजल देना है और फिर वो अप्रूव होना है, वो चेक होना है। वो सिर्फ एक उन लोगों के लिए जो पीएचडी वगैरह करने जा रहे हैं या रिसर्च बेस्ड कोर्सेज में जा रहे हैं। हमारे जो पीजीसी के दोस्त अहबाब हैं वो जा रहे हैं तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप ये होता है कि जो पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है वो मैं आपको बता दूंगा वो किस जगह आपको लिखनी होगी। उस स्टेटमेंट की जो है ना वो बड़ी अहमियत होती है इसके एडमिशन के लिए, पीजीसी के एडमिशन के लिए। तो ये है कि इस वजह से मैंने यहाँ पे कोई भी कोर्स या कोई भी जो है वो किसी भी फील्ड का नाम मेंशन इस वजह से नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको एक जनरल प्रोसेस समझाऊंगा। और उसमें टीचर्स के लिए जो पीजीसी करने जा रहे हैं उनके लिए जो मेन स्टेप है उनके पर्सनल स्टेटमेंट का, वो मैं उनको मेंशन कर दूंगा कि इस स्टेप पे उन्होंने ख्याल रखना है कि वो पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह लिखनी है। बाकी जो प्रोसेस है वो तमाम स्टूडेंट के लिए सेम ही है। ठीक है ना। आइए प्रेजेंटेशन की जानिब चलते हैं। अच्छा, अप्लाइंग फॉर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें कोई वो नहीं है कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए एक अलग स्टेप है, नहीं, सबके लिए सेम है। ठीक है ना। बैचलर्स डिग्री आपकी चाहिए होगी। फर्ज कर लीजिए कि आप पीजीसी के लिए जा रहे हैं तो बैचलर्स डिग्री आपकी चाहिए होगी। डिग्री के साथ ट्रांसक्रिप्ट लाजमी चाहिए होगी आपको। ठीक है ना। बाकी आपके मैट्रिक इंटर वगैरह के जो भी हैं, किसी ने ए लेवल किया होगा, किसी ने इंटरमीडिएट किया हुआ होगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन चाहिए होंगे। ठीक है ना। अच्छा, आपको सीवी चाहिए होगा स्पेशली टीचर्स हजरात के लिए। वो अगर पीजीसी करने जा रहे हैं तो सीवी उनको देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उनको अपना टीचिंग एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। टीचिंग से मुराद ये नहीं है कि उनको फुल टीचिंग का दिखाना है, लेकिन स्कूल में एज ए असिस्टेंट टीचर या किसी और कैपेसिटी में जिसके अंदर वो टीचिंग एंड लर्निंग के शोबे से वाबस्ता रहे हों, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। पर्सनल स्टेटमेंट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीजीसी वालों के लिए। ये आपको लिखना होगा। और ये प्रॉपरली चेक भी होता है। इसके अंदर बेसिकली आपके थॉट्स वो चेक कर रहे होते हैं कि आपकी टीचिंग फिलॉसफी क्या है, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। और प्लीज एक चीज जहन में इसी जगह मैं आपको बता दूं, ऐसा ना हो कि मेरे जहन से निकल जाए। पर्सनल स्टेटमेंट जब भी लिखिएगा, जो भी टीचर हजरात, तो प्लीज ये मत लिखिएगा कि जनाब छुट्टियां बहुत मिलती हैं। बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इसका। तो इसका मतलब ये है कि आप एक लेजी शख्स हैं और आप छुट्टियों वाली जो है ना वो पोजीशन या छुट्टियों वाला जो एक स्टडी है वो ढूंढ रहे हैं, वो प्रोफेशन ढूंढ रहे हैं आप, इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। पासपोर्ट कॉपी है, वर्क एक्सपीरियंस का लेटर है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको आपके इंस्टीट्यूशन से चाहिए होगा, जो भी लास्ट होगा वहां से आपको चाहिए होगा। आपके प्रोफेसर या आपके कॉलेज अगर ऑफिशियली कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी आपका, तो वो आपका बिल्कुल चल सकता है। और लास्ट में आपकी इंग्लिश का सर्टिफिकेट जो कि आइल्स फ्रिक्वेंटली एक्सेप्ट होता है। 6.5 बैंड मिनिमम तो होने चाहिए। इससे नीचे पे आपको मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना। और इससे ऊपर है तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं। ठीक। अच्छा, अब ये प्रोसेस चलेगा कैसे। ये प्रोसेस ऐसे चलेगा कि सबसे पहले तो आपको ऑफर लेटर मंगवाना पड़ेगा। फिर आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट या आपको अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपको रेडी करनी पड़ेगी, ट्यूशन फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका कैश लेटर आपको चाहिए। कैश लेटर ऑब्वियसली कैश इंटरव्यू के बाद आपको मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद आप वीजा फाइल करेंगे और फिर फ्लाई या ड्राइव करेंगे। या तो फ्लाई कर रहे होंगे या फिर आप ड्राइव कर कर अपनी जॉब पे जा रहे होंगे, लोकल कहीं भी, यानी कि वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये वहां पे डिसाइड हो जाएगा। ठीक। प्लीज मैं जरा सा इसको मैंने एक फन में ले लिया है। प्लीज दिल पर मत लीजिएगा, लेकिन ये मैंने डाला इस वजह से है कि इस चीज के पूरे चांस होते हैं कि आपको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने बहुत अच्छे ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं और आपका ये ख्याल है कि अब तो लाजमी वीजा मिलेगा, नहीं, ये डिपेंड करता है जब कैश लेटर का इंटरव्यू आप दे रहे होंगे ना। कैश लेटर का इंटरव्यू तो नहीं, बस कैश इंटरव्यू जब आप दे रहे होंगे, ये उस वक्त डिपेंड करता है कि आप कितना कन्विंस कर लेते हैं
उनको कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं और आपका जो है वो जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ स्टडी है। ठीक है ना जनाब। तो इस वजह से मैंने इस चीज को मेंशन किया और जहन में रखें कि वीजा मिल भी सकता है और नहीं, ये आप वीजा मिलना जो है वो दोस्तों जहन में बैठा लें कि कोई भी शख्स अगर आपको ये कह रहा है कि गारंटेड वीजा है तो वो झूठ बोल रहा है, इवन वो मैं ही क्यों ना हो। क्योंकि वीजा आपके कागज से ज्यादा इस वक्त जो वो इंटरव्यू होगा ना, या वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठेगा और बैठ के आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, ये उस वक्त उसके जहन पर डिपेंड करता है। वो साइनिंग अथॉरिटी है और वो ये बताता है कि वीजा देना है या नहीं देना है। सही जनाब। तो आ जाए जनाब ऑफर लेटर। अब ऑफर लेटर ऑब्वियसली आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है। ठीक है ना। यूनिवर्सिटी का फॉर्म आपने जब भरना है तो उसी में आपका पर्सनल स्टेटमेंट भी होगा। ठीक है ना। और वो मेंशन कर देते हैं कि अगर आपको और भी ज्यादा लिखना है तो आप अलग से पेपर लगा लें या कुछ भी है। ठीक है ना। और आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं ज्यादातर, तो इतना बड़ा इशू नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पीजीसी वाले हजरात हैं वो एग्जाम में बैठा लेंगे। जिस वक्त आप अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखेंगे तो बेसिकली आप लिखेंगे टीचिंग फिलोसफी, कि आप टीचर बनना क्यों चाहते हैं, टीचिंग को लेके आपके जहन में क्या है, ये प्रोफेशन इतना अट्रैक्ट क्यों कर रहा है आपको, और इसी को आपने अपना करियर बनाना क्यों जरूरी समझा है। ठीक। और वही बात जो मैंने शुरू में बोली कि प्लीज ये मत लिखिएगा कि इसमें छुट्टियां बहुत मिलती हैं, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इसका। ठीक है ना। अच्छा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये आपको आपके लास्ट जो इंस्टीट्यूशन होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी आपका, आपको वहां से लेना होगा। ये जरूरी नहीं होता, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कोई यूनिवर्सिटी आपसे मांग लेगी, कोई नहीं मांगेगी, तो ये इतना कंपलसरी नहीं है। और अगर मांगेगी तो फिर आपको देना पड़ेगा, तो वो आप अपने किसी प्रोफेसर वगैरह से, या मोस्टली जो इंस्टीट्यूशन है वो तो खुद जो है वो एक ऑफिशियल लेटर दे भी देते हैं आपको। ठीक। जिस वक्त आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे होंगे उस वक्त आप जो आप उसके साथ डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो आपके तमाम सर्टिफिकेट्स होंगे। और बैचलर्स और मास्टर्स की अगर आप डिग्री लगा रहे हैं, आपके पास जो भी डिग्रीज हैं, अ, उनकी ट्रांसक्रिप्ट होना लाजमी है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो इनकम्प्लीट कर देंगी कि जनाब आपने ट्रांसक्रिप्ट नहीं लगाई, तो वो इनकम्प्लीट कर देंगी। सही है ना। वो आगे बढ़ेगी नहीं आपकी। एक तो ये चीज हो गई। गैप एविडेंस, अगर 1 साल से ज्यादा का गैप है, आपने स्टडीज खत्म की फिर आपने जॉब शुरू कर दी, ठीक है ना, ये गैप नहीं कहलाएगा। आपने 2-3 साल जॉब की और फिर आपको लगा कि आपको स्टडी करनी चाहिए, ये आपका गैप नहीं कहलाएगा। गैप ये कहलाएगा कि आपकी स्टडीज खत्म हुई और आपने 2 साल कुछ भी नहीं किया और फिर अब आप आ गए स्टडी करने के लिए। तो अब जो स्टडी करने के लिए आप आए उससे 2 साल पहले आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, ये आपका गैप ईयर कहलाएगा और ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई मैंने ये गैप क्यों आया है मेरा। ठीक है ना। मैं किसी पर्सनल वजह से जॉब या स्टडी नहीं कर सका, ये जो भी वजह थी ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और बेहतर ये है कि गैप ना दिखाएं। सही, मैं आपको बड़े फ्रेंडली एडवाइस कर रहा हूँ, बेहतर ये है कि आप गैप ना दिखाएं। और कोई ना कोई बीच में कोर्सेज या जॉब ऐसी दिखा दें कि भाई ठीक है मैं जॉब करने लग गया था, उसके बाद अब मैंने दोबारा स्टडी करने का जो है वो इरादा कर लिया। तो गैप का जो एविडेंस है ना वो देना जरा हेडेक होता है, उसमें सवाल भी बढ़ जाते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप गैप ना दिखाएं। ठीक। इंग्लिश लैंग्वेज आइल्स का टेस्ट, जैसा कि मैंने बोला कि मिनिमम 6.5 बैंड्स तो आपको चाहिए ही है, ये स्टेटमेंट आपको मास्टर्स के साथ ये सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। एसओपीज, आजकल मोस्टली जो है वो एसओपीज तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज मांगती हैं। ठीक है ना। तो वो पर्पज आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। इंशाल्लाह ताला इसके लिए मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा जिसको मेंशन करेंगे। इसके अंदर मैं ये बताऊंगा आपको कि ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आपने लिखना कैसे और कितना बड़ा लिखना है आपने। ठीक। बहरहाल ये वो डॉक्यूमेंट है जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको चाहिए। ये वो चीजें आप जमा कराएंगे अपने ऑफर लेटर के लिए। ठीक। ऑफर लेटर मिल गया आपको जनाब, उसके बाद अब आपने अपनी बैंकिंग डिटेल जो है वो रेडी करनी है। ठीक। तो ये होंगी 2 तरह की जनाब। अगर आप यूके जा रहे हैं, जैसे कि बेसिकली तो ये वीडियो ही बेस्ड यूके के लिए है, तो यहाँ पे 2 चीजें होंगी, इनर लंदन और आउटर लंदन। ठीक है ना जनाब। इनर लंदन की कॉस्ट हाई है, आउटर लंदन की थोड़ी सी कॉस्ट कम है, क्योंकि लंदन इटसेल्फ इज वेरी एक्सपेंसिव सिटी, वेरी क्राउडेड एंड वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है ना। आज जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप यकीन मानिए मैं बिल्कुल आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कि ये जो कॉस्ट है ये लीगल कॉस्ट है जो कि यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैंने कॉपी की है। ठीक है ना। ये कॉस्ट हकीकतन बढ़ चुकी है।
इस आज की डेट में मैं आपको ये बताऊं कि ये बढ़ चुकी है। सही है ना, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे लिखी हुई है तो हम इसी को ही लेके चलेंगे। तो अगर आप इनर लंदन में है तो 1224 पाउंड पर मंथ आपके लिविंग एक्सपेंस जो है वो 9 मंथ के हिसाब से जो अमाउंट बनता है वो आपका होना चाहिए। और अगर आप आउटर लंदन में है तो 1023 पाउंड पर मंथ 9 मंथ के हिसाब से जो अमाउंट बनता है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए, मोर देन 28 डेज के लिए। ठीक है ना। जिस वक्त आप अप्लाई कर रहे होंगे अपना वीजा, उस वक्त से 28 डेज मिनिमम होना चाहिए। ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फर्ज कर लीजिए कि जनाब 20,000 पाउंड आप दिखा रहे हैं और आप पता चला कि 28 दिन के तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन पता चला कि जैसे ही जो पहला दिन था, 28 से जो एक दिन पहला था, उस वक्त आपके अकाउंट में 1,000 पाउंड थे और जैसे ही वो पहला दिन शुरू हुआ तो वो उसमें 19,000 पाउंड की जो है ना ट्रांजैक्शन हो गई। तो ये तो स्टेट में आप कैंसिलेशन की तरफ जा रहे हैं कि वीजा कैंसिल हो जाएगा आपका। तो बेहतर ये है और रिकमेंडेड भी यही है कि कम से कम 3 से 4 महीने के लिए आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो मेंटेन होनी चाहिए। और अगर उसमें कुछ रनिंग वो चल रही है ट्रांजैक्शन तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको बिल्कुल गलत मत लीजिएगा, वो तो बहुत अच्छी बात है कि अगर उसमें से पैसे निकल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, वट एवर। लेकिन जो आखिरी के 28 दिन है उसमें ये पूरा 9 महीने का अमाउंट होना चाहिए, उसमें नजर आना चाहिए, उसमें कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर आप फैमिली साथ लेके जा रहे हैं तो उसमें एडिशनल 845 पाउंड पर मंथ इनर लंदन के लिए और 680 पाउंड पर मंथ पर डिपेंडेंट आउटर लंदन के लिए है। ठीक है ना। और वो भी 9 9 महीने के लिए आपने उसको मेंटेन करना है। ठीक। अच्छा जी, ट्यूशन फीस आ गई। एवरेजली इस वक्त ट्यूशन फीस जनाब 14,000 पाउंड चल रही है। ये आपको जमा करानी होगी। ये आप, हो सकता है यूनिवर्सिटी आपसे ये कहते कि जी हमें पूरी फीस एक साथ चाहिए। ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। ठीक है ना। लेकिन मोस्टली होता ये है कि 50% की डिमांड करता है और 50% जो है वो आप बाद में जमा करा सकते हैं। लेकिन अगर आप 50% जमा करा रहे हैं फीस और 50% आप बाद में जमा कराएंगे तो वो जो बाकी का 50% है वो भी आपके अकाउंट में नजर आना चाहिए 28 दिन के लिए। ये बात जहन में रखिएगा कि जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो अपनी जगह 28 दिन के लिए, और अगर आपने पूरी फीस जमा नहीं कराई है, 50% जमा कराई है, तो फिर जो बाकी के 50% है वो आपके अकाउंट में नजर आने चाहिए। सही। और ये फीस तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है। वैसे जितना मैंने अंदाजा किया है पीजीसी वगैरह की फीस जो है वो 12 से 14 हजार के बीच है। इससे कम तो नहीं है, इससे ज्यादा जरूर हो सकती है। और बाकी जो कोर्सेज हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की तो मैं बिल्कुल श्योर हो गया, वो 14 हजार से नीचे तो बहुत कम ही मिलती है, बहुत कम। अच्छा जी, अब आपका आ गया कैश लेटर के लिए जो आपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं यूनिवर्सिटी को। उसमें आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट सारे जो अभी आपके पास हैं वो सारे आप जमा कराएंगे। पासपोर्ट की कॉपी जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज का आइल्स का टेस्ट जाएगा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जाएंगे, आपका मेडिकल जाएगा, जो भी आपका टेस्ट होगा वो जाएगा, फीस सबमिशन का प्रूफ जाएगा यानी कि उसकी रसीद वगैरह जाएगी, और देन आपको फिर इंटरव्यू कॉल होगा। ठीक है ना। ये कैश इंटरव्यू आपको कॉल होगा और इस इंटरव्यू के बाद या इसी इंटरव्यू में ये फैसला हो जाएगा कि आपको वीजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अच्छा, मैं यहाँ एक बात बताता चलूँ। मेरे अराउंड 7 8 लोगों से बात हुई है जिन्होंने, जिनमें से 3 4 को तो मैंने पूरी कैरियर काउंसलिंग दी है। उनका जब कैश लेटर का इंटरव्यू हुआ तो उन तमाम लोगों ने में एक बात कॉमन थी कि उन तमाम लोगों को आखिर में कुछ एडवाइस दी गई कि भाई आ रहे हैं तो आप अपना लैपटॉप रख लीजिएगा, अगर आप कोल्ड वेदर से ज्यादा अवेयर नहीं है तो जनाब आपके पास इस किस्म की क्लोथिंग होनी चाहिए थी। और मैंने देखा जिस जिस स्टूडेंट को ये एडवाइसेस दी गई हैं उन सबको वीजा दे दिया गया। तो इस किस्म की बात अगर आपके इंटरव्यू के एंड पर हो रही है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उन लोगों ने आपको वीजा अप्रूव कर दिया है। लेकिन ये एक परसेप्शन है, ये गलत भी हो सकती है। लेकिन अभी तक जो 6 7 लोगों का मैंने देखा है, उनके केस पूछे हैं इस सितंबर 23 के लिए, उन लोगों को जो है वो यही हुआ है कि एंड में उनको एडवाइसेस दी गई हैं 5 6 के, जनाब कपड़े इस तरह के होने चाहिए आपके, सर्दी से आप वो हो सके, बच सके, और आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, और इस किस्म की चीजें रख लें। अगर आप मानचेस्टर वगैरह के साथ जा रहे हैं तो वहाँ बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, तो जनाब अगर आपके पास रेनकोट वगैरह हो तो वो आप रख लीजिएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो एडवाइस के तौर पे वो आखिर में बता रहे हैं, और जिन जिन लोगों को बताइए उनके वीजे लगे। तो ये एक जस्ट छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, मैं आपको दे दी है मैंने आपको।
ठीक है जी, अगर आपका वो हो जाता है और अगर आपको कैश लेटर मिल जाता है तो उसके बाद जो है वो कैश लेटर मिल गया तो इसका मतलब ये है कि जनाब आपका वीजा लग गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है वो सारे डॉक्यूमेंट लीजिए आप, अपॉइंटमेंट लीजिए वीएफएस से। एम्बेसी की फीस है 363 पाउंड, पाकिस्तान के लिए मैंने ये देखी है। और इंडिया के लिए मेरे ख्याल से 475 पाउंड है। और हेल्थ इंश्योरेंस फीस 470 पाउंड पाकिस्तान के लिए, और इंडिया के लिए तो भी यही थी, सेम थी, मैंने चेक की थी। लेकिन स्टारिक मैंने लगाया हुआ है इनके ऊपर, इन फीसों को बिल्कुल फाइनल मत समझिएगा। ये तो जिस वक्त आप जाएंगे उस वक्त आप चेक कीजिएगा कि हाँ यही फीस है या चेंज हो गई, क्योंकि ये किसी वक्त भी चेंज हो सकती है। जनाब यहाँ पर आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। आप जो है वो वीजा फाइल कर दीजिए, वो स्टैम्प होकर आपका आ जाएगा। और वो आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आप रेडी हैं फ्लाई करने के लिए। सही, और गुड लक आप तमाम लोगों को। कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, 3 महीने का प्रोसीजर है तो ये मिनिमम होता ही होता है, क्योंकि कैश लेटर का इंटरव्यू जो है वो 1 महीने से ऊपर की ही डेट पर आता है। अभी तक मुझे तो कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि 1 महीने से कम की डेट पर मुझे मिल गया, मैंने जमा कराया और 15 दिन के बाद मेरा कैश इंटरव्यू आ गया। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। हुआ ये है कि सबको 1 महीने से ऊपर का ही आया है, और फिर ऑब्वियसली आप वीजा फाइल करने जा रहे हैं तो उसका अपॉइंटमेंट लेंगे, वो पता नहीं कब का मिलेगा आपको। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कम से कम 3 महीना पहले आप प्रोसीजर शुरू कर दें। ठीक है ना। जिन लोगों को अभी अप्लाई करना है सितंबर सेशन के लिए, उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि वो शुरू कर दीजिए। जिन्होंने शुरू कर दिया है गुड लक। इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक से कोई और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपकी हौसला अफजाई की मुझे ज़रूरत रहेगी। लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।